देखिए इस चैप्टर में क्या सीखना है, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस को अच्छा रन करने के लिए बहुत जरूरी है हम सही तरीके से प्लानिंग करें। प्लानिंग कुछ तो आपने 12th में सीखी है बीएससी के अंदर, मैं उस प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उससे थोड़ा सा आगे की बात कर रहे हैं आप। बेटा ये गेट और लगाओ। मुझे बताइए सोचकर जरा, हर बिजनेस का कुछ खास ड्यूरेशन होता है जब उसकी सेल ज्यादा होती है, इनफ्लोज ज्यादा होते हैं और आउटफ्लोज कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मिठाई की शॉप देखिए, फेस्टिवल सीजन के दौरान उनकी सेल ज्यादा है, कैश इनफ्लोज ज्यादा है, उस समय खर्चे उतने नहीं। कुछ बिजनेसेस, आप गारमेंट्स का बिजनेस देखिए, जुलाई में एक मौसम हुआ था ना, कनागत लग गए हैं जी, अब उस दौरान क्या होते हैं, इनफ्लोज कम हो जाते हैं, लोग शॉपिंग नहीं करते, स्टाफ की सैलरी देनी है, रेंट देनी है। कभी कभी बिजनेस में ऐसी समस्याएं आती हैं, अगर हम ढंग से चीजों को मैनेज ना करें, सोचिए कितना बुरा होगा अगर हम लैंडलॉर्ड का रेंट नहीं दे पा रहे, कितना बुरा होगा हम अपने स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रहे। यानी जब हमारे पास कैश एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा कैश का हमने कोई यूटिलाइजेशन नहीं करा। बेहतर होता आज मेरे पास एक्स्ट्रा कैश है, मैं उस एक्स्ट्रा कैश के लिए प्लानिंग करता अभी से ही कि मुझे इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मुझे पता है पहले से ही। अगर मैं ढंग से अपने बिजनेस को फोरकास्ट करूं, कहीं तो इन्वेस्ट करता। मैं कह रहा हूं 3 महीने, आजकल बैंकों में भी आपने देखा होगा 90 डेज की एफडी के भी ऑफर आते हैं कि आप 90 डेज की एफडी करा सकते हैं, 60 डेज की एफडी करा सकते हैं। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरे बिजनेस में ये पैसा अगले कुछ महीने तक एक्स्ट्रा है, अगले 2-3 महीने में मुझे आउटफ्लो ज्यादा करने पड़ेंगे। आपको पता होगा बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है, उन्हें पहले सीजन से पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, फिनिश गुड्स बना रहे, उसके लिए कैश की जरूरत है। मैंने कोई प्लानिंग ही नहीं करी, कैश ही नहीं आ रहा मेरे पास, कैश है ही नहीं, मुझे रॉ मटेरियल के सप्लायर को पेमेंट करनी है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, हमें कैश से रिलेटेड प्लानिंग करनी है। बजट क्या होता है, बजट का मतलब क्या है, फोरकास्टिंग करना, एस्टिमेट करना। और यहां हम किसको एस्टिमेट कर रहे हैं, कैश को एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, हम फ्यूचर में कहां से कैश के फ्लोज आएंगे, इनफ्लोज, और कहां कैश जाएगा, हम इस चीज को बस प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्या फायदा होगा प्रेडिक्ट करने से, ताकि हम देख सकें आने वाले भविष्य में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में कोई मंथ ऐसा तो नहीं है कि कैश की शॉर्टेज होने वाली है। अगर कैश की शॉर्टेज होने वाली है तो आज से ही तैयारी करो कि भाई 3 महीने के बाद मुझे 50 लाख रुपए की शॉर्टेज होने वाली है। बैंक से लोन की बात करो, आपने सुना होगा कैश क्रेडिट सीसी लिमिट ओवरड्राफ्ट, सुनिए ना, तो बैंक से पहले से पेपर डॉक्यूमेंट जो भी है बैंक से बात करके रखिए, किसी फ्रेंड से उधार लीजिए, कहीं और से अरेंजमेंट कीजिए। देखिए बिजनेस जबान से चलता है, बात ध्यान रखिए। आपने अगर जिससे रॉ मटेरियल उधार खरीदा है और आपने कहा 2 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, नहीं कर पाए, तो जानते हैं क्या होगा, आगे से या तो वो आपको उधार नहीं देगा या वो आपको गुड्स महंगे बेचेगा। बिजनेस जबान से चलता है। नहीं, आपने एक बार किसी को कमिटमेंट कर दी कि इस तारीख को मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा और आपने नहीं करा, तो ध्यान रखिए आपकी मार्केट में गुडविल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उन सब चीजों से बचने के लिए एक बेहतर तरीका फाइनेंस में यह है कि आप अपने भविष्य के इनफ्लोज जो हैं उसको प्रेडिक्ट कीजिए कितने हैं, भविष्य के आउटफ्लोज जो हैं उसको प्रेडिक्ट कीजिए, और देखिए अगले आने वाले महीने में कोई महीना ऐसा तो नहीं है जहां कैश की शॉर्टेज होने वाली है। एक्स्ट्रा कैश है उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा काम पैसे से पैसा कमाना है। हम ये देखेंगे किसी महीने में क्या कैश सरप्लस पड़ा है, और सरप्लस है तो कितने दिन के लिए सरप्लस है। जितने दिन के लिए सरप्लस हम कोशिश करेंगे उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें, ठिकाने लगाएं। देखिए तिजोरी में रखा कैश कभी नहीं बढ़ेगा, तो क्यों बेकार कैश को एक्स्ट्रा गले में छोड़कर जा रहे हैं। तो बेहतर यह है एक्स्ट्रा कैश होगा तो इन्वेस्ट कहां करें, शॉर्टेज है तो अरेंजमेंट कहां से करें। इस चैप्टर में बेसिकली यही सीखना है। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट 1, थीम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर में पढ़ना क्या है, थीम ऑफ द चैप्टर, कॉन्सेप्ट 1, थीम ऑफ द चैप्टर। देखिए सब कुछ प्लानिंग ही तो है। ये आप यहां बैठकर स्टडी कर रहे हैं, सी इंटर की क्या है, ये बेसिकली प्लानिंग ही तो है। आप किसी फेस्टिवल से पहले अगर प्लानिंग कर रहे हैं, त्योहार की तैयारी कर रहे हैं, तो उस त्योहार को मनाने में बड़ा मजा आता है। अभी न्यू ईयर है, कोई प्लानिंग आपकी तो है ही नहीं, प्लानिंग आप तो यहाँ सी में फंस गए, मतलब आप तो खैर अलग केस है। हाँ,
तो यहाँ बैठे हो, तुमसे क्या मैं बात करूं। अदरवाइज किसी चीज के लिए प्लानिंग करो। भले लोग कहते हैं फेस्टिवल में उत्साह नहीं है, अरे उत्साह कहां से होगा भाई, कहां से उत्साह होगा जब कोई प्लानिंग ही नहीं है। फेस्टिवल है, क्रिसमस था, अब न्यू ईयर आएगा, कोई प्लानिंग नहीं है तो मजा। बसंत आ रहा है, बसंत भी आपकी यहीं कट जाएगी, तो कहां है। तो मैं वही बता रहा हूं कि किसी भी चीज की अगर आप ढंग से प्लानिंग करोगे नहीं तो फिर उसमें मजा कैसा आएगा। बिजनेस है, आप करे जा रहे हैं बेड़ा चाल की तरह, बेड़ा चाल की तरह कर रहे हो तो वही बेड़ा चाल वाला रिजल्ट आएगा। आपको अगर कॉम्पिटिटर से ऐड रहना है तो आपको कुछ बेसिक बातें बिजनेस की सीखनी पड़ेंगी। बिजनेस में कैश की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कब कब कितना कितना पैसा कहां कहां से आएगा, कब कब कितना कितना पैसा कहां कहां जाएगा। बहुत लोग होते हैं पैसे की कमी नहीं, लेकिन उनका मैनेजमेंट बड़ा खराब है। गवर्नमेंट को देख लीजिए, पैसे की किल्लत कि पैसे की, क्योंकि सारी जमीन जायदाद गवर्नमेंट की तो है, लेकिन पता चले 3 महीने से स्टाफ की सैलरी नहीं दी। क्यों नहीं दी जी? पैसा नहीं है हमारे पास। कभी पैसा इलेक्शन में खर्च हो गया, पैसा खत्म हो गया, 3 महीने स्टाफ सोच रहा है। स्कूल टीचरों का अक्सर आप अखबार में पढ़ते होंगे जी उन्होंने धरना प्रदर्शन करा, क्यों कि जी 3 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली। तो ये गवर्नमेंट की या किसी भी डिपार्टमेंट की ये मिस प्लानिंग होती है, यानी उन्होंने उस बात पर ढंग से काम नहीं करा। आप भी बिजनेस कर रहे हैं, स्टाफ आपके पीछे पीछे, सर मेरी सैलरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आएंगे पैसे भाई, अभी आए नहीं, जब दूंगा। स्टाफ को क्या मतलब इस बात से कि आपके पैसे आए नहीं आए? तो लिखिए थीम ऑफ द चैप्टर, लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इन दिस चैप्टर we will estimate, in this chapter we will estimate the expected cash inflows. We will estimate the expected cash inflows and expected cash outflows. We will estimate expected cash inflows and expected cash outflows for near future. ब्रैकेट में लिख लीजिए 3 month to 6 month। जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं 3 महीने से 6 महीने के क्वेश्चन आएंगे कि अगले 3 महीने का हमें बताइए, 6 महीने का बनाइए। मुझे बताइए इस एस्टिमेशन में कहां दिक्कत है, क्या चीज में दिक्कत आएगी बताइए, कहां पर समस्या आती होगी, किस चीज को एस्टिमेट करने में समस्या आएगी? एक्सपेंसेस तो पता है मुझे तो करना है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, मुझे पता रेंट देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, गार्ड की सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी देनी है, कोई और फिक्स खर्चे हैं वो देना है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। दिक्कत आती है डेटर्स का बिहेवियर नहीं पता, जिसको हमने माल उधार बेचा है, कह ही तो रहा है वो पैसे दे दूंगा, समझ रहे हैं बात? जिसकी पेमेंट मुझे देनी है तो मुझे तो पता है मेरी नेचर कैसी है, लेकिन मुझे सामने वाले की नेचर तो नहीं पता। डेटर्स, इस पूरे चैप्टर में एक ही समस्या है कि डेटर्स से पेमेंट, क्योंकि डेटर्स में आज कहां कुछ है, तो कह रहा कि सर मैं अगले महीने पेमेंट दे दूंगा, लेकिन जानते हैं क्या होता है? 1 महीने के बाद क्या होता है? आपने उसे फोन करा, सर वो पेमेंट, अरे अच्छा आपके दिए नहीं मैंने अभी, मैं देखता हूँ, चलो देखता हूँ, 10 दिन बाद आना, अभी तो थोड़ा हाथ ऐसे चल रहा है, देखते हैं चलो कराएंगे। 1 महीने बाद तो वो ये कह रहा है अच्छा देनी है आपको पेमेंट, वो होते होते यार फिर आप गए, अच्छा सर आधे पेमेंट रख लो मैं भिजवा दूंगा, अभी देखता हूँ, अभी मैं आधी पेमेंट, मतलब सता कर पेमेंट देगा, जबकि शुरू में वादा क्या करा था हमसे कि 1 महीने के बाद मैं आपकी सारी की सारी पेमेंट एक साथ कर दूंगा। तो समस्या इस पूरे चैप्टर में ये है। सेकंड वर्ड लिखिए, कैश बजट का फॉर्मेट बताइए क्या होगा? फॉर्मेट बनाइए कैश बजट ऑफ जो भी कंपनी होगी, मुझे बताइए एज ऑन होगा या फॉर द पीरियड होगा? कैश पीरियड एज ऑन होगा या फॉर द पीरियड होगा? कैसे पता? एज ऑन फॉर द पीरियड में क्या फर्क होता है? एज ऑन होता है कि सिर्फ 1 दिन के लिए बैलेंस शीट, और फॉर द पीरियड होता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। इनफ्लोज 1 दिन आते हैं साल भर में, क्या रोज होते रहते हैं। तो ये भी बेसिकली पीएनएल अकाउंट है, कैश वाला। ये पीएनएल अकाउंट है, क्या है? कैश वाला। तो कैश बजट ऑफ जो भी लिमिटेड है का नाम फॉर द पीरियड, जो भी वो पीरियड देगा, जो भी वो पीरियड दे,
उस हिसाब से आप बना लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च का बनाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च। कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का, होगा ना? कुछ कैश इनफ्लोज आएंगे हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस होगा, जनवरी का जो क्लोजिंग होगा वो फरवरी का ओपनिंग होगा, ऐसी फरवरी का जो क्लोजिंग होगा वो मार्च का। कैश इनफ्लोज क्या क्या आएंगे? कैश सेल हो सकती है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिटर्स से कलेक्शन होती है, हमारा सुट्टा, अरे चाय का सुट्टा भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। ओपनिंग बैलेंस कैश, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जनरली इनफ्लोज तो दो ही होते हैं, मैं तो माल कैश बेच देंगे या उधार बेचेंगे। उधार बेचेंगे तो डेटर से जो पैसा आएगा जनरली। जो बच्चे लेट आए फिर सुन लीजिए, चैप्टर में हम सीख रहे हैं कैश को एस्टिमेट करना। भविष्य में कैश कहां से आएगा और भविष्य में कैश कहां जाएगा। क्यों एस्टिमेट कर रहे हैं? ताकि वक्त पड़ने पर जिन लोगों से हमने कमिटमेंट की है टाइमली पेमेंट करने की, हमें पता होगा कि उन दौरान हमारे पास पेमेंट है या नहीं। मान लीजिए जनवरी में हमने कुछ लोगों से कहा है क्रेडिटर से कि हम आपकी पेमेंट देंगे, तो पता तो कि जनवरी में पेमेंट है हमारे पास या नहीं है। फरवरी में कुछ लोगों को करिए, मार्च में कुछ लोगों को करिए। मुझे बताइए कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लोज, पेड टू क्रेडिटर्स, जैसे डेटर्स से आए क्रेडिटर्स को जाएंगे, है ना। एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन आएगा इसमें? डिप्रिसिएशन क्यों? नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ध्यान रखना ये बात, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आपको। एक्सपेंसेस कौन से वाले हैं? कैश। कैश आउटफ्लो में कौन से वाले आएंगे? कैश वाले। नॉन कैश की कोई चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस से जो आंसर आएगा वो अलग आएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो अलग आएगा। और भी हो सकते हैं, वो जो भी क्वेश्चन देगा वो हम लिख लेंगे। ये आएगा बी, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? ए माइनस बी, और ये अगले मंथ का हो जाएगा ओपनिंग। तो ये सिंपल सा हमें स्टेटमेंट बनाना है।
लेकिन इसमें ये जो पार्टी है ये परेशान करेगी यार। किसको क्या पेमेंट करनी है वो तो मुझे पता है, लेकिन इसके दिल की बात तो यही जाने, इसका कोई भरोसा नहीं है। यानी एस्टिमेट जो गड़बड़ कराएगा वो ये करा सकता है, कहेगा कुछ होगा कुछ। या पेमेंट भी पार्ट्स में आती है, आज कुछ सेल करी हमने, वो कहेगा जी कुछ तो आज ले लो, कुछ 1 महीने बाद, कुछ 2 महीने के बाद, कुछ बैड डेट्स भी होंगे ना। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। समझते हैं वर्किंग नोट क्या होता है? क्या होता है वर्किंग नोट? देखिए कोशिश कीजिए अब सीए इंटरमीडिएट में बहुत जरूरी है चीजों की प्रेजेंटेशन सही होना। प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं यहाँ पर। आप चीजों के आंसर निकालना नॉट अ बिग डील। बैलेंस शीट के आंसर एसेट साइड लायबिलिटी साइड सेम है, एसेट साइड बना लो, लायबिलिटीज का आंसर आ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चीजें किस तरीके से प्रेजेंट होनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नीट एंड क्लीन आपको बनाना है कैश बजट, क्योंकि डेटर्स की पेमेंट अभी हम देखेंगे बड़ी अलग तरह से होती है, तो हम वो सब चीज यहां डिस्टर्ब ना करेंगे, अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे, उसका आंसर बस यहां फीड कर देंगे। मतलब ये नीट एंड क्लीन रखना है आपको स्टेटमेंट, ठीक है। बात थर्ड पॉइंट लिखे, सेकंड पॉइंट तो फॉर्मेट हो गया, थर्ड पॉइंट जनरली वी प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। Generally we prepare a working note. Generally we prepare a working note for cash sales and collection from debtors. For cash sales and collection from debtors. ठीक है बात, लिखे एक एग्जाम्पल लिखे। लिखे जी एग्जाम्पल लिखे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल 1 लिखे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate collection from debtors. Calculate collection from debtors for the period. Calculate collection from debtors for the period January to March 2023. January to March 2023। हम जनवरी, फरवरी और मार्च 23 का कलेक्शन फ्रॉम डेटर जानना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन क्या क्या है? मंथ है, क्रेडिट सेल, लिख लीजिए। दिसंबर 22, जनवरी, फरवरी, मार्च। $1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 मंथ क्रेडिट सेल। ये हमने सेल्स एस्टिमेट कर ली, पास्ट ट्रेंड देखा हमने कि भाई कितनी सेल हो जाती है, तो ये हमारा अंदाजा है लगभग इतनी सेल होगी, लेकिन सारी ही क्रेडिट है। क्रेडिट टर्म्स क्या है? जो डेटर्स को हम ऑफर करते हैं, हमने उनसे बोला कि 25% सेम मंथ में पेमेंट करनी है एंड 75% नेक्स्ट मंथ।
ये हमने उनको बोला और हमें यकीन है ऐसा ही होगा। %25 पैसा सेम मंथ में आएगा और 75% पैसा कब आएगा? नेक्स्ट मंथ। ठीक है बात? %25 पेमेंट कब आएगी? सेम मंथ में। और 75% पेमेंट कब आएगी? मुझे बताइए अक्टूबर की पेमेंट कैसे कैसे आई होगी? अक्टूबर की 25 तो अक्टूबर में और 75 नवंबर। लेकिन हमें तो जनवरी चाहिए, नवंबर से तो हमें मतलब नहीं है, नवंबर तो बीत चुका है। नवंबर वाली सेल कब आएगी? 25 नवंबर में, 75 दिसंबर। हमें नवंबर से ही मतलब नहीं है। लेकिन जो दिसंबर है, दिसंबर के हाल क्या रहे होंगे? 25 तो दिसंबर में आ चुकी होगी, 75 जनवरी में आएगी। इसलिए मैंने आपको दिसंबर की डिटेल भी दी है। ऐसी जनवरी के कुछ जनवरी में, कुछ फरवरी में, फरवरी के कुछ फेब में, कुछ मार्च में, मार्च वाले कुछ मार्च में, कुछ अप्रैल। लेकिन मुझे अप्रैल से मतलब नहीं। हम क्या बनाएंगे? कीजिए सॉल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग, मैं यही बना देता हूं। देखिए हैबिट बनाइए हर सब्जेक्ट में जी। हाँ, लेकिन दिसंबर बनाना नहीं ना हमें तो जनवरी का बनाना है, फरवरी का बनाना है और मार्च। दिसंबर तो बीत चुका है, इसलिए दे रखा है बेटा कि दिसंबर वाली पेमेंट अभी 25 ही तो आई है, 75 तो आनी बाकी है ना जनवरी में। देखिए जब भी कोई कैलकुलेशन करें, खासतौर से अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, एफएम में, टैक्स में, कोई भी कैलकुलेशन करें उसके ऊपर एक हेडिंग जरूर डालें और हेडिंग से पहले लिखिए स्टेटमेंट शोइंग। जो भी आप काम कर रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग। बस ये नहीं कि आंसर निकालना है, नहीं, आंसर को सही तरीके से, सही प्रेजेंटेशन के साथ। जैसे अब हमें कैलकुलेशन क्या करनी है? स्टेटमेंट शोइंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये हेडिंग जरूर डालनी है। हमें कब कब की इंफॉर्मेशन बनानी है? जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है बात? इसकी प्रेजेंटेशन देखिए बहुत सिंपल है। यहां दिसंबर लिखे, कितनी सेल है दिसंबर की? 1 लाख। जनवरी की कितनी सेल है? 5 लाख एंड चुप नहीं होने का बे बे देखिए वो क्या लिखा मैंने, ये रेशो लिख दिया मैंने। 25 सेम मंथ, 75 नेक्स्ट मंथ। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इतने सिंपल कहां होते हैं डेटर्स। अभी तो मानकर चल रहे हैं जैसा कह रहे हैं वैसा होगा, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। अभी देखेंगे आगे ऐसा होगा क्या कि जब फीस कहते हैं तब दे जाते हो? नहीं होता ना ऐसा। अब मुझे बताइए दिसंबर के लिए 25 सेम मंथ हो गया और 75 क्या हो गया? नेक्स्ट मंथ। दिसंबर का नेक्स्ट मंथ क्या बैठा? जनवरी। यानी पेमेंट जनवरी में आएगी 75,000। दिसंबर की 25 तो दिसंबर में दे गया होगा वो, तो जनवरी में तो देगा। कितनी देगा जनवरी? 75। हाँ, जनवरी वाले की बताइए कब कब आएगी? 25 सेम मंथ यानी 50,000 और 75% नेक्स्ट मंथ। 2 ही पेमेंट आएंगे, यही तो निकालना है।
कि बिजनेस में जनवरी में कितना पैसा आएगा, क्या वो उतना पैसा है कि मैं क्रेडिटर्स की पेमेंट कर पाऊंगा, नहीं है तो मैं अपने बैंक से बात करूंगा, ओवरड्राफ्ट लूंगा, किसी रिलेटिव से लूंगा कैश, लेकिन मैं बिजनेस के कमिटमेंट पूरे करके चलूंगा। पहले से पता होगा कि इस महीने इतनी पेमेंट आनी है, इतनी पेमेंट जानी है, शॉर्टेज है तो आज से ही अरेंजमेंट करूंगा। फरवरी बताइए, जनवरी में तो कुछ आएगा नहीं। अरे फरवरी अगर होगा तो जनवरी में तो सेल ही नहीं। 25 फेब यानी 125 375 और मार्च वाले की पेमेंट तो मार्च में आएगी और अप्रैल में भी तो आएगी, लेकिन अप्रैल बनाना नहीं है, क्यों मेहनत करें एक्स्ट्रा, आएगी तो अप्रैल में। लेकिन पूछा कहां है उसने, तो कह रहा बस 1 क्वार्टर का बना दो, आप 3 महीने का बना दो। अश्लील लौंडा है ये। 125 275 475, ठीक है बात। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कैश बजट क्वेश्चन पूछेगा तो कलेक्शन ऑन डेटर्स बस यहां से उठा लेंगे, समझ गए बात। कैश बजट में हम ये वाली फिगर यहां से उठाएंगे और वहां फीड कर देंगे, बाकी तो सब चीजें पता ही है। क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना मुझे पता है, दिक्कत यहीं से आती है। इसका हम अलग से क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। हाँ, ये कैश बजट जो पूरा क्वेश्चन अभी करेंगे हम, उसका वर्किंग नोट है, ठीक है जी। ये तो सिंपल से डेटर्स थे, ऐसे होते नहीं है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, सेकेंड एग्जाम्पल। इतने सीधे कहां होते हैं ये, बहुत सारी आएंगी बेटा, एडजस्टमेंट ही तो अभी इसके ये थोड़ी सिखाएंगे, सीए बनाएंगे आपको, तो दुकानदार को आता ही है सब काम, तुम क्या करोगे इसमें। लिखिए जी सेकेंड एग्जाम्पल। लिखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग क्रेडिट सेल्स, फ्रॉम द फॉलोइंग क्रेडिट सेल्स, एग्जाम्पल 2 लिखे। फ्रॉम द फॉलोइंग क्रेडिट सेल्स, from the following credit sales calculate, from the following credit sales calculate collection from debtors। calculate collection from debtors। For the period of April to June, April to June, April to June 23, ठीक है जी। ये क्रेडिट सेल है और ये मंथ है। हमें अप्रैल से बनाना है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं इस बार फरवरी से। ठीक है जी, ये सब क्रेडिट सेल्स है। और क्रेडिट टर्म्स देखे क्या है, क्रेडिट टर्म्स।
20% same month, 20% same month, 50% next month, and balance in 4 lakh, 5 lakh, 2 lakh, 8 lakh, 10 lakh. 20% same month, 50% next month, and balance in next to next month. तीन बार पेमेंट आनी है मतलब इस बार। ऑल्दो हम मानकर चल रहे हैं कि जैसा वो कह रहे हैं ऐसा ही होगा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिलहाल तो मानकर चल रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। पेमेंट 3 बार है, लेकिन जैसा वो कह रहे हैं कोई बेड डेट्स नहीं होगा, पेमेंट आ जाएगी। क्यों लिखा है फेब्रुवरी? सर क्योंकि फरवरी की कुछ पेमेंट अप्रैल में, फेब्रुवरी की पेमेंट 3 बार में आएगी, फरवरी कुछ फेब में, कुछ मार्च में, और कुछ हमें अप्रैल वाली चाहिए, हमें अप्रैल वाली चाहिए। ऐसे ही जून वाले की पेमेंट कब कब आएगी? जून जुलाई अगस्त। कुछ जून में, कुछ जुलाई में, कुछ अगस्त में। हमें जुलाई अगस्त से मतलब नहीं है, जून से हमें मतलब, जून से हमें मतलब है। बिल्कुल वैसे कीजिए, कीजिए ट्राई कीजिए, आप ही को करना है। स्टेटमेंट शोइंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, स्टेटमेंट showing collection from debtors. Statement showing collection from debtors. ऐसे लिख लीजिए वहां बिल्कुल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ऊपर रेशियो लिख लीजिए 10 20 50 30। ठीक है बात। 20 सेम मंथ, 50 नेक्स्ट मंथ, और बैलेंस 2 मंथ। तो लीजिए जी, अप्रैल फरवरी वाले का फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में कितने परसेंट बैठेगा? 30%। 4 लाख का 30%, 1,20,000। ठीक है बात। फरवरी वाले की पेमेंट 3 बार में आनी, कुछ फेब में, कुछ मार्च में, कुछ अप्रैल में। फेब और मार्च से में मतलब नहीं है। मार्च वाले की बताइए, कुछ मार्च छोड़िए, अप्रैल में आएगी 50%, 250, और मई में आएगी 30%। ठीक है बात। अप्रैल वाले की 20% अप्रैल, 50% मई, एंड बैलेंस इन
मई वाला होता है ये, अप्रैल से कोई मतलब नहीं है। 20% मई 160, 50% यहाँ आएगी 4 लाख, और जून वाली ये बताइए कितना है टोटल? सर 6 लाख 60, 4 लाख 4 लाख 4 10 4 10 6 7 6 7 क्या बोल दिया तूने? ठीक है, ये बात। लेकिन वो एग्जाम्पल है जो कभी आते नहीं एग्जाम में। अब इतने सिंपल थोड़े आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि डेटर जो कहते हैं वो होता कहाँ है। आज ही तो कह रहे हैं, आज तो गुड्स आई, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आपसे, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। देखें अब एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन। क्या चाहिए तुम्हें, क्या कर रहे हो तुम तुमसे पता नहीं, जेब से बाबा निकालेगा फिर रख के क्या है ये। अरे तो कर लो बात, फोन आ रहा है तो कह दो उनसे। किसकी? मम्मी जी का, मम्मी का, ठीक है। फिर आ रहा है फोन, कर लो बात, कर जाओ, चले जाओ, कर लो। क्वेश्चन 1 देखे, एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखे कैसे करते हैं डेटर्स, डेटर्स की बदमाशियां। डेटर्स की बदमाशियां देखिए। अब आपको सबसे पहला काम ये करना है, जो रेशो निकाली ना हमने, आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये रेशो ही नहीं होगी, घुमा फिरा कर लिखा होगा। या तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया था आपको, क्रेडिट टर्म्स ये है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखिए कैसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। सोनल इज अ डीलर ऑफ लार्ज कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, अच्छी बात है। 25% ऑफ इट सेल्स इज फॉर कैश, जितना भी गुड्स हम बेचते हैं 25% कैश होता है, यानी इसका दूसरा मतलब क्या है? 75% उधार। इंडिया पाकिस्तान का मैच और इंडिया जीत गया, इसका दूसरा मतलब क्या है? पाकिस्तान हार गया। अरे जब 25 कैश है तो इसका दूसरा मतलब क्या है? 75 क्रेडिट। अब वो क्रेडिट तो है, लेकिन आएगा कब? क्वेश्चन बताएगा। एंड द बैलेंस इज ऑन 1 मंथ क्रेडिट, ऐसा इनिशियली वो कह रहे हैं हमसे कि जी 25% तुम दे देंगे साथ के साथ, बाकी 75% हम 1 महीने में देंगे, लेकिन ऐसा होता तो नहीं। क्या लिखा आगे? दो एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल सेल्स बीइंग कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द सेल्स। यहीं तक पढ़ो बस। मुझे बताइए इसकी सेल्स की कलेक्शन का पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न क्या है? कीजिए सॉल्यूशन। वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कलेक्शन पैटर्न। जो भी चीज बनाई है उसको वर्किंग नोट का नाम डाल दे बस। जो भी नोट बनाया है उसका नाम क्या डाल दें? वर्किंग नोट। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर जनवरी की सेल 1 लाख है फॉर एग्जाम्पल, अभी हम चलते हैं जैसा जैसा वो कह रहे हैं। इधर देखिए पहले एक बार। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लीजिए कि जनवरी की सेल 1 लाख है फॉर एग्जाम्पल। ओरिजिनल बात क्या हुई हमसे? ओरिजिनल तो ये हुई भाई 25,000 तो आप यहां दे देना और 75,000
यहां दे देना, ऐसे तो ओरिजिनली, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं। हमने देखा कि जितनी भी टोटल सेल्स हुई थी उसका 20% पैसा कब आ रहा है? 1 लाख टोटल सेल है, इसका 20% कहां आएगा? मार्च में आएगा। लेकिन ये तो पेमेंट 1,20,000 हो गई, इतने भले हैं वो 1 लाख के बदले 1,20,000 देंगे, ये तो दे गए हमें, यानी ये तो कम हुआ नहीं, कम कहां से हुआ होगा? यानी ये वाली जो पेमेंट 75,000 करनी थी, ये वास्तव में उन्होंने कितनी करी होगी? 55,000। समझ रहे बात? फिर से पढ़िए, क्या था, दोबारा से पढ़िए। 25% ऑफ इट सेल्स इज फॉर कैश। जो पैसा दे गए वो तो छीन के तो ले जाएंगे दोबारा। एंड द बैलेंस इज ऑन 1 मंथ क्रेडिट। अभी तो ये लग रहा है कि 25-75 ही रेशियो है, बट दो एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल सेल्स बीइंग कलेक्टेड इन दी सेकेंड मंथ। वो कह रहे हैं 20%, लेकिन इसमें से टोटल सेल्स का अगले महीने आएगा, यानी मार्च में आएगा। किस में से कम होगा? इसी में से कम होगा, यानी इसमें से कुछ पैसा जो दे देना चाहिए था लेट करते हैं, ये उनकी नेचर है, वो उन्होंने पेमेंट बाद। अभी तो इसमें बेड डेट्स नहीं है, अगले क्वेश्चन में बेड डेट्स भी आएगा। यानी टोटल हो गया 1 लाख। क्यों 1 लाख रखा था? ताकि परसेंटेज निकालना आसान। 1 लाख में से 25,000 कितने परसेंट बैठे? 25। 1 लाख में से 55,000 55। 1 लाख में से 20,000 20। यानी जो रेशियो रहा है हमारा कलेक्शन का, वो क्या रहा? 25, 55 एंड 20। इससे पहले क्वेश्चन में रेशियो मैंने आपको डायरेक्टली दिया हुआ था, लेकिन अब एक काम और बढ़ गया हमारा। ये सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? ये कलेक्शन पैटर्न निकालना पड़ेगा। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, बाकी काम आसान है। और देखिए क्वेश्चन को पता थी ये बात कि 3 बार में पेमेंट आनी है, इसलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट में कब कब का कैश पूछा है? अप्रैल, मई और जून का। लेकिन सेल्स की इंफॉर्मेशन कब से दे रखे हैं उसने? जनवरी से दे रखी है। क्या जनवरी की जरूरत थी हमें? नहीं, क्योंकि जनवरी की पेमेंट जनवरी में, फरवरी में और मार्च तो चाहिए नहीं। हाँ, हमें सेल्स की रिक्वायरमेंट कब से चाहिए? फरवरी से चाहिए। कीजिए, बाकी आप जानते हैं करना। ये कलेक्शन पैटर्न निकाल लीजिए। कलेक्शन पैटर्न बना लीजिए। नोट कर लीजिए इसे, कलेक्शन पैटर्न को। 25, 55, 20, 25, 55, 20, 25, 55, 20 कीजिए। स्टेटमेंट शोइंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अप्रैल, मई, जून। हमें चाहिए फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून। रेशियो यही लिख लीजिए, 25, 55, 20। 25, 55, 20।
ठीक है बात। फरवरी 120, मार्च 160, अप्रैल, मई, जून। ठीक है बात। इतनी सारी जीरो क्यों लगा दी आपने? लेक्स में बना देंगे हम भी, यहाँ लिख देंगे लेक्स। चलो ठीक है, कोशिश कीजिए क्वेश्चन में अगर फिगर लेक्स में लिखे तो आप भी लेक्स में लिखे, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला है ना उसको कंफ्यूजन होता है। तो क्वेश्चन ने लेक्स में लिखा है तो आप भी हेडिंग लेक्स डालकर लेक्स में करो सर, जीरो मत लगाइए। छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। कॉपी चेक करने वाले को वो सब इतनी जीरो देखकर घबरा जाएगा। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, क्योंकि सबकी कॉपीज में तो ऐसे लिखा है और आपने इसमें और बहुत सारी जीरो लगा दी। हाँ जी बताइए। फरवरी वाला 25, 55, 20%, 24। मार्च वाला 25 मार्च, 55 अप्रैल, 160 का 55, 88 नहीं, 160 का 55%, 160 का 55, 88, 32। अप्रैल 25 का मतलब 50, 110, 40। मई का है 75, 165। जून का है 100 लाइन। जून का आएगा 100 लाइन 162 लाइन, 162, 217, 305। ठीक है जी। कोशिश करें, देखिए फाउंडेशन और अब में थोड़ा सा बिहेवियर बदलना है आपको। सुन लीजिए पहले एक बात, कोशिश कीजिए सब अपना कैलकुलेटर खुद लाएं। दूसरी कोशिश कीजिए कैलकुलेशन कर कर बोर्ड से चेक करें, ना कि बोर्ड से कर कर फिर लिखें। अपनी कैलकुलेशन जितनी करेंगे उतना जाकर आपको चीजें आगे इजी हो जाएंगी। कोई बच्चे में देख रहा हूं अभी भी बस गर्दन नहीं चल रही है उनकी, इससे कोई फायदा नहीं। खुद से करो, कर कर लिखिए। हाँ आप यहां से मैथ्स करते रहें, बस कॉपी करने से बात नहीं बनेगी। तो खुद से क्वेश्चन करें, अपना कैलकुलेटर लाएं, खुद से कैलकुलेशंस करें और उसे मैच करें। बस यहां से कॉपी नहीं करना आपको, केवल मैच करना है पर्सनली। हो रहा मैच। सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। वो कह रहे हैं प्रिपेयर एस्टिमेशन ऑफ एडिशनल कलेक्शन इन अप्रैल, मई एंड जून इफ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ इज टू बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली। मतलब वो कह रहे हैं हम ना सुनेंगे नहीं आपकी, हमने क्या बोला था शुरू में 25, 75। वो कह रहे हैं इसे ही मानो स्ट्रिक्टली। डेटर से कहते हैं नई माल खरीदना मत खरीदो, लेकिन 25, 75 ही चलेगा। यानी पेमेंट 3 महीने में नहीं आनी। अब कब कब आनी है? जनवरी की पेमेंट जनवरी में और फरवरी। तो रेशियो क्या करेंगे अभी यहाँ 25 और 70। इससे क्या होगा, पेमेंट जल्दी आएगी। और जल्दी आएगी तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, एडिशनल कैश बताओ कितना है। तो आपको घर से करना है पार्ट, ये घर से करना है। क्या करेंगे आप इसमें, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट शोइंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 25, 75। और ये दोबारा से फिर आपको करना है। दोबारा से करेंगे तो आप देखेंगे यहां टोटल ज्यादा आएगा, क्योंकि पेमेंट जल्दी आ गई ना। ठीक है जी, तो सेकंड पार्ट आपको करना है घर से। अप्रैल का टोटल देखिए कितना लिखा है, 170 आएगा। लिखा आंसर में? तो 170 आंसर नहीं है। आपसे क्या पूछा है, एडिशनल कितना है। तो 162 और 170 एडिशनल कितना हुआ, 8 लाख। तो आंसर जो आएगा वो 8 लाख आंसर है। ऐसे ही मे वाले का आंसर देखिए कितना लिखा है,
225 और अभी कितना है 217 तो एडिशनल कितना हुआ 8। ऐसे ही जून वाला देखिए 325 यहां कितना है 305 तो एडिशनल कितना हुआ 20। एग्जाम में हमेशा देखिए इस लेवल पर गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी गलती की। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे बस सेकंड पार्ट आता था कराए, उसने पूछा ही नहीं, वो कह रहा है एडिशनल बताओ एडिशनल। तो लास्ट में जब आप कर लेंगे तो यही लिखेंगे आप एडिशनल कैश, सेकंड वाले का आंसर माइनस फर्स्ट वाले का आंसर, और तब आपको एडिशनल भी निकाल कर बताना। एडिशनल नहीं बताएंगे, मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपके कट जाएंगे, आपने कितना पहले सही करा उसे छोड़िए। तो ये आपको एग्जाम में हमेशा पढ़ना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या। ठीक है जी, तो ये बेसिक क्वेश्चन हमने करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाल कर लाना है, होमवर्क है आपके लिए। बाकी क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का केवल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपको घर से करना है, बोल दो मैं ही कराऊंगा बस ये, फिर भी ट्राई करना, हो जाए तो बहुत ही। उसमें बेड डेट्स के चांस भी आ रहे हैं, डिस्काउंट के चांस भी आ रहे हैं। डेटर्स डिस्काउंट भी तो मांगता है हमसे, बेड डेट्स भी हो सकता है, तो इसमें इसने डिस्काउंट वगैरह मांगा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में से कवर करेंगे हम। तो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन 2 में आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स करना है। ठीक है जी, है बेटा।